मोलर कंडक्टिविटी के बारे में स्टोरी आगे बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं एंड मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी नोट कर चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी जब आप बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ही एक फॉर्म है, बट वहाँ मोल से रिलेटेड है इसलिए उसका नाम कर दिया मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ मोलर कंडक्टिविटी दो टाइप से डिवाइड करना पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तो लेस होता है। डिसोसिएशन क्या होगा? लेस, मतलब 100% से लेस डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता, 100% डिसोसिएशन हो जाता, उसी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो ये तो आसान है, क्योंकि K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये फार्मूला है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन 100% हुआ, और आपको अभी स्टोरी मैंने सुनाई कि मोलर कंडक्टिविटी इस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ आयंस पर, जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ आयन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% मिलेंगे ना आपको। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना आसान है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझा, जैसे आपको मोलर कंडक्टिविटी पता करना है सोडियम एसीटेट की, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको इसकी कंडक्टिविटी पता करनी है, तो ये वाटर में डिसॉल्व किया 1 मोल को, तो ये डिसोसिएट होगा, क्या देगा आपको? ये, और ये दोनों ही कितना परसेंट है? अरे 100% है। ये कितना परसेंट है सॉल्यूशन में? आप 0%। नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड है, 100% आयन तो 100% मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बनेगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CON इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन। ये फार्मूला बन गया। नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी को सम कर लो, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये एक टेक्निक मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने की। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि इसका डिसोसिएशन लेस होता है। जैसे CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट हुआ CH3COOH प्लस, बट ये डिसोसिएट ओनली 10% हुआ। तो सॉल्यूशन में 10% ये है, 10% ये है, ये कितना परसेंट है? 90%। अरे जब इसका डिसोसिएशन ही ना हुआ तो आयन कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? आयन तो 10% ही है, 90% तो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, एसोसिएट है वो 90%। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई आपको कि आयन तो आपको सॉल्यूशन में 10% ही ऑब्टेन हुआ, तो आप कंडक्टिविटी कितना परसेंट पता करोगे? ओनली 10% कंडक्टिविटी डिफाइन कर पाओगे, 90% वो आयन में डिसोसिएट ही ना हो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ गई कि हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिसोसिएशन लेस है। अब पिछले टर्म पर मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि जैसे जैसे आप इसमें वाटर प्लस करेंगे तो इसमें डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, कभी 50% हो जाएगा। फिर मैंने एग्जांपल समझाया था 30 लीटर पर जाकर के ये 100% डिसोसिएट होगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते थे? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ये जीरो कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होगी, या फिर इसको क्या बोलोगे? आर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन।
इनफिनिट डाइल्यूशन की डेफिनेशन और जीरो कंसंट्रेशन का मतलब एक ही होता है। और मैंने आपको वहां समझाया था कि जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जब इनफिनिट डाइल्यूशन हो जाए। कैसा डाइल्यूशन हो जाए? इनफिनिट डाइल्यूशन हो जाए। इसका मतलब इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम डाइल्यूशन जब कोई इलेक्ट्रोलाइट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाए, उसके कंसंट्रेशन को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन या इनफिनिट डाइल्यूशन। क्योंकि इसके बाद अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे। लिखिए, इसको पहले नोट करिए, फिर हम इससे रिलेटेड कि हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे पता करें, इससे रिलेटेड एक लॉ को स्टडी करेंगे जिसका नाम है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ ये बोलता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर कंडक्टिविटी पता करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वो किसके इक्वल होती है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन। कब? एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये कोलरास लॉ है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी उसके दो फैक्टर का सम होता है, जिसमें एक फैक्टर क्या है? पॉजिटिव आयन, और दूसरा फैक्टर नेगेटिव आयन। स्टार्टिंग से हम यही चीज समझते आ रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके आयंस पर डिपेंड है। आयन की वैल्यू हायर होगी, कंडक्टिविटी हायर होगी। नंबर ऑफ आयन इज हायर, हायर इज द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयन के नंबर कम होंगे तो कंडक्टिविटी लेस होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी तो डिपेंड ही नंबर ऑफ आयंस पर। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको मिल जाते हैं आयंस, उसका फार्मूला अलग है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो इनफिनिट डाइल्यूशन पे जाना पड़ता है, तब उसमें आपको आयंस 100% डिसोसिएट मिलेंगे, तब जाकर के आप कहीं उसकी कंडक्टिविटी पता करेंगे। तो इस कंडक्टिविटी को पता करने के लिए कोलरास ने एक लॉ प्रपोज किया। उस लॉ का सिंपल सा मीनिंग है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the curve at infinite dilution is equal to the sum of positive ion and negative ion. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो कंडक्टिविटी है उसी का सम इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेड, क्या एप्लीकेशन है कोलरास लॉ के? कोलरास लॉ ने ला तो बोल दिया, लेकिन काम क्या आता है? तो हम एप्लीकेशन में चलते हैं, यही एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में काम आता है। ध्यान से समझिए, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके सामने। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा? अरे बहुत कम होगा भाई, 10%, 5%, उससे भी कम। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कहानी पता है आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तो लेस होता है। अब आपने शपथ ली कि हमको इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करना, एट इनफिनिट डाइल्यूशन जाके पता करना पड़ेगी। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी कौन से आयन की? एसीटेट आयन की चाहिए। और किसकी चाहिए? H+ आयन की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए 100%। तब जाके आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी पता चलेगी। तो ये कोलरास लॉ लगाया हमने, एट इनफिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड द सम ऑफ एट इनफिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन, दोनों का सम करेंगे तो पता चल जाएगी। लेकिन इसके लिए तो हमको बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा।
तो कोलरासला ने क्या बोला कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इसकी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते। वी कैन डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसकी हेल्प लें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प ले लें। सुनिए जरा, पहला, हमें कौन से आयन चाहिए? हमें एसीटेट आयन चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले लें, CH3COONA। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ लिख देता कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट हुआ। अब ये तो 100% डिसोसिएशन देगा ना, ये दे दिया इसने CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ये हो गया 100% डिसोसिएशन। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन लें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? HCl लें, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ चुके हो आप पहले। इसको डिसोसिएट करो, क्या चाहिए आपको? H प्लस Cl माइनस, ये भी 100% डिसोसिएट हो। देखो, आपको एसिटिक एसिड की, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना थी, तो आपको चाहिए थे एसीटेट आयन और H प्लस आयन, ये मिल गए। सोडियम एसीटेट से आपको एसीटेट आयन मिले और HCl से आपको H प्लस आयन मिले। दोनों का सम कर दीजिए, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। बट आपके पास सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा कौन है? अरे सॉल्यूशन में ये तो एक्स्ट्रा है ना, Na भी सॉल्यूशन के अंदर है और Cl माइनस भी सॉल्यूशन के अंदर है। तो हमको तीसरा इलेक्ट्रोलाइट फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लें? NaCl। इसको डिसोसिएट करें, क्या मिलेगा? Na आयन प्लस Cl माइनस आयन, ये भी 100% डिसोसिएट होगा। बस कहानी खत्म। क्या करें? मोलर कंडक्टिविटी आपको एसिटिक एसिड की डिफाइन करना है, ध्यान से समझना। वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्या करना पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट को लीजिए, ये कैलकुलेट कर चुके हो आप। मान लीजिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई? 200, ये पता कर चुके हो। HCl की कितनी आई? 100 और NaCl की कितनी है? 50, ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो पहले फार्मूला बनाएंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे। आपको डिफाइन करना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कोलरासला से कैलकुलेट कर रहे थे। क्या करें? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, दोनों को प्लस करें और माइनस क्या कर लें? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये आ गया आंसर। अरे पहले वाले केस में, ये पहला वाला केस, इसमें आपके पास एसीटेट आयन थे जो आपको चाहिए थे, Na एक्स्ट्रा आ गया। HCl वाला सेकंड केस लिया आपने, इसमें H प्लस आपको मिल गया। एसीटेट आयन H प्लस आयन को तो प्लस करना था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा, बट इसमें Cl माइनस एक्स्ट्रा आ गया। बस इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इनकी कंडक्टिविटी को, आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर लाते, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या कैलकुलेट की थी आपने? 200। इसकी कितने की? 100। इसकी कितने की? 50। ये आंसर आ गया 250। ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो ऐसे हम कोलरासला से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से पता कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, जेईई मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए नोट कर लीजिए। लीजिए ध्यान से, NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करना है इसकी। ये वीक है इसलिए डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो फार्मूला क्या बनाएंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, गिवन डाटा से फार्मूला बनेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें से माइनस कर दो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
एक साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमको NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना है तो NH4Cl और NaOH की मोलर कंडक्टिविटी के सम को कौन से फैक्टर से माइनस करें। तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को माइनस करना है। करिए माइनस। NH4Cl की क्या है मोलर कंडक्टिविटी 350, ये कितनी हुई, ये हो गई 550, माइनस कितनी करोगे 100, ये आ गया राजवर्धन सिंधे आंसर। ठीक है, चलिए ये कोलरास लॉ का एप्लीकेशन। चलिए तो कोलरास लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के को पता कर सकते। तो के का फार्मूला तो हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से पढ़ चुके हैं, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब समस्या ये कि अल्फा क्या है, तो अल्फा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन, कितने परसेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुए। तो अल्फा को कैसे पता करेंगे, अल्फा को पता करने का एक तरीका ये है पुराना, 10% डिसोसिएशन हुआ तो 10/100, ये आ गया अल्फा पॉइंट। अब यहां पर कोलरास लॉ में अल्फा को कैलकुलेट करने का नया तरीका, अल्फा का फार्मूला होता है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये अल्फा का फार्मूला है, यहाँ पर ध्यान रखिए, स्क्वायर में कर देगा। ये अल्फा का फार्मूला, अल्फा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। हम देखिए यहाँ पर ये चीजें क्या है, वेयर इज लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये लैम्डा एम सी का मतलब है। दूसरा क्या लिखा, लैम्डा एम एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये मतलब इन दोनों का रेशो अल्फा कैलकुलेट करके देगा, बस यहाँ लाके रख दीजिए। अब देखिए ये तीसरा एप्लीकेशन है कोलरास लॉ का, क्या पता कर सकते हो, वी कैन कैलकुलेट अल्फा। अरे हम अल्फा पता कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा के, ये जो स्क्वायर में लिखा है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी पता करें इलेक्ट्रोलाइट की गिवन कंसंट्रेशन पे, और गिवन कंसंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी आप पता कर लो जितनी भी हो, फिर क्या करो उसमें वाटर मिक्स करते चलो, अगर डिसोसिएशन कम हुआ और डिसोसिएशन लेस हुआ तो इनफिनिट डाइल्यूशन पे जाके उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करो, दोनों का परसेंटेज रेशो लो, अल्फा। तो ये अल्फा की कैलकुलेशन है, ये भी कोलरास लॉ का एप्लीकेशन है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे पता करोगे, आ जाओ इसमें, के में फार्मूला लगा दो, सी अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम इनफिनिट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट डाइल्यूशन। इसको सॉल्व कर लेना, के का आंसर आ जाएगा, ना सॉल्व कर पाओ कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कोलरास लॉ के एप्लीकेशन से तीनों को डिटेल नोट करिए, फार्मूले याद करिए, फार्मूले के न्यूमेरिकल आएंगे।